हाजी शकील कुरैशी के साथ सरकार करे इंसाफ। उद्यमी हाजी की समाज सेवा की कायल है जनता। मौलाना बरेलवी बोले, बरेली की शान और कोरोना काल में सरकार को जनता का दिया है साथ। बरेली शहर ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश के मशहूर उद्यमी और समाज सेवी हाजी शकील कुरैशी के आवास, प्रतिष्ठान और फैक्ट्री पर दिल्ली लखनऊ की इनकम टैक्स टीमों की 4 दिनों तक चली ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई पर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शबाउद्दीन रजवी बरेलवी ने छापेमारी के तरीके पर कड़ा एतराज जताया। इनकम टैक्स की छापेमारी पर उनका कहना है कि किसी भी एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत छापेमारी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोई भी संस्था या विभाग को संविधानिक प्रक्रिया के तहत ही अपनी कार्यवाही को अंजाम देना चाहिए। किसी भी एजेंसी या डिपार्टमेंट तथा संस्था को छापेमारी या कार्यवाही की आड़ में तानाशाही और जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि बरेली में मारिया फ्रोजन के चेयरमैन हाजी शकील कुरैशी के आवास और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के दौरान जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, उससे इनकम टैक्स और ईडी की छवि जनता की नजरों में धूमिल हो रही है। उनका कहना है कि शकील कुरैशी का नाम बरेली ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित उद्यमियों में गिना जाता है और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बेशुमार खिदमत है। वे सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स भी अदा करते हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का हर स्तर पर सहयोग करने के लिए जाने जाते हैं। मौलाना ने कहा कि उन्होंने बरेली में थाने चौकियों से लेकर सरकारी स्कूलों को आधुनिक मॉडल पर तैयार कराकर एक नजीर साबित की है। मौलाना ने हाजी शकील कुरैशी द्वारा बरेली में समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि चाहे आधुनिक विश्वकर्मा तैयार कराने का काम हो या फिर जरी जरदोजी के टूटे चुके कारोबार को फिर से स्टैंड करने की बात हो, उन्होंने हमेशा प्रशासन और सरकारी विभागों के साथ सहयोग किया है। कोरोना काल के दौरान उन्होंने जनता और सरकार का हर स्तर पर सहयोग किया। लाखों रुपए के सैनिटाइजर मशीनें नागपुर और पुणे से मंगवाकर जिला प्रशासन को सौंपी। ये एक सीनियर अफसर थी पर्यावरण डिपार्टमेंट में प्रमुख सचिव। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि जैसे गंगा को हमारे लिए पूजनीय हिंदू धर्म के, तुम्हारे इस्लाम में भी गंगा को लेकर कुछ है? तो मैंने उनको बताया कि जितना आपके हिंदू धर्म में गंगा को लेकर उतना ही इस्लाम धर्म में गंगा को लेकर, क्योंकि वजू एक कतरा भी ज्यादा ना बह जाए पानी का, और ये इस्लाम में इसकी बहुत पाबंदी लगाई, कम पानी का यूज करना। फिर और सिर्फ 2 पानी इस्लाम में हलाल किए गए, एक जो गंगा, बहती जमुना, मतलब 2 ही पानी हलाल किए। जो जैसे को तालाब का पानी होगा आप उससे वजू नहीं कर सकते, और गंगा और जमुना का पानी वो बहती दरिया है, बहती दरिया का आपको पानी यूज करेंगे, उसमें चाहे समुद्री कीड़े हो, कुछ भी हो, सब कुछ होने के बावजूद उसको यूज कर सकते हैं, वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं। तो उनको मैंने जब बताया तो बहुत चौंकने के बाद मुझसे बोली, इस पे आप तो लिखते भी हो, इस पे मैं चाहती हूँ कि आप कोई सॉन्ग बना दीजिए गंगा पे। तो नमामि गंगे मैंने सॉन्ग 2018 में बनाया, जिसमें मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी द्वारा अब गंगा सेवक अवार्ड भी दिया गया। गीत संगीत एक अलग विधा मानी जाती है, बड़ा वक्त चाहिए इसके लिए और अल्फाजों का बहुत संभल के इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। तो ये गीत लिखने की, गजल लिखने की या संगीत की इच्छा आपको कब जागी या आपने कब से शुरू किया है काम? नहीं, मैं लिख तो रहा हूँ उसको करीब 15 साल की उम्र से। जब मेरी उम्र 15 साल की, मैं जब से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पर्सनल निजी जिंदगी थी, मैं इसको लोगों का बताता नहीं था। और बहुत से मेरी फिल्मों में सॉन्ग है जो चल रहे हैं, जो बहुत हिट भी हुए, मगर मैंने कभी लोगों को बताया नहीं इसके बारे में। मगर बम्बई के कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, जो मेरे जिनसे रिलेशन, वो लोग जानते हैं। बरेली में भी कुछ लोग मेरे जो दोस्त हैं वो जानते हैं। मैं इसको पता क्यों, मेरा पर्सनल सॉन्ग है। मैं अपने घर में जब भी मेरा मूड बनता है, मैं अपना गिटार उठा के कोई धुन बनाने लगता हूँ, कोई उसी धुन के हिसाब से मैं सॉन्ग लिखने लगता हूँ। कभी बहुत हाल ही में मैंने कोरोना पे सॉन्ग बनाया, और जो मुझे लगा कि जरूरत है उस सॉन्ग की, तो मैंने वो लिखा, जो राष्ट्र के नाम समर्पित है। और एक मैंने एक सॉन्ग गाना लिखा है जिसका नाम है मेरा हिंदुस्तान, जिसको उदित नारायण जी ने गाया है, पामिला जैन जी ने गाया है। तो मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में वो भी देश को समर्पित करूंगा, और मेरा बहुत अच्छा और इस टाइम वक्त की जरूरत वो सॉन्ग है। आप 24 घंटे व्यस्त रहने वाला कारोबार करते हैं, तो इसके बीच में शौक के लिए वक्त कैसे निकालते हैं अपने? नहीं, मैं मेरा थोड़ा सा दिनचर्या तो आपको पता ही होगी कि मैं सुबह ही सोता हूँ,
5 बजे 6 बजे, तो मैं जो रात को मेरे पास जो मैं बेड पे अपने लेटता हूँ तो मेरे को थॉट ही आते हैं, जो नए नए थॉट आएंगे, नई लिरिक्स आएंगी, जैसे माहौल चल रहा है उसी माहौल पे मुझसे लिखा जाता। तो जो ज्यादातर मेरे सॉन्ग है उस जमाने में मैं लिखता था रोमांटिक लिखता था, ये आज लिख रहा हूँ देशभक्ति लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है जो महसूस होता, जो लिरिक्स होते हैं या जो धुन होती है वो आदमी अपने आप में जीता है। ये नहीं कि मैंने उसको कुछ भी लिख दिया, जो मैं आज जी रहा हूँ वो मैं उसको अपने कागज पर उतारता हूँ, वो धुन वो मेरा सॉन्ग बन जाता। उसको जीता आदमी, फीलिंग जो उसकी फीलिंग होती है वही उसके कागज पर आ जाती है। तो मैं सब्जेक्ट टू लिरिक्स या सॉन्ग में बनाता हूँ, उसका कोई मतलब होना चाहिए, बेमतलब नहीं होना चाहिए। आपने जो भी लिखा बड़े दिल से लिखा है जी। तो क्या कभी ऐसा हुआ आपने कोई गंगा यात्रा की या गंगा के बारे में कहीं पढ़ा हो विस्तार से? क्योंकि जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो जो गाने में आपके मैं बनारस गया, बनारस में जाके मैंने गंगा आरती का जो मेरा शूट है वो वीडियो सॉन्ग है मेरा, तो उसके अंदर शूट भी जो किया मैंने ओरिजिनल शूट किया गंगा आरती का। मैंने कोई कहीं से क्लिप नहीं उठाया गूगल से, मैंने उसका शूट कराया, बकायदा उसकी टीम बुलाई मैं शूट कराया, मैंने उसका अध्ययन भी किया। हिंदू धर्म में क्या इसको लेके है और ईसाई धर्म में क्या है, मुस्लिम धर्म में क्या, मैं सबका अध्ययन करा उतना पानी के लेके क्या है। तो मैंने जो इस्लाम का वर्जन था उसमें दिया भी है कि मेरे लिरिक्स में भी वो अल्फाज है, तो मतलब मेरी फीलिंग थी, मैंने उसको उतार दिया। और बहुत कम लोगों को पता हो मैंने एक भजन भी लिखा है जो मेरा अनुपम जलोटा जी ने गाया है, गुरु श्लोक का इस्तेमाल किया है। तो मैंने हिंदू धर्म के जो कम लोगों को पता होगा कि मैंने एक भजन भी लिखा है, गुरु की कृपा उसका नाम है। मैंने उसको भजन को लिखा और कुछ हिंदू धर्म के मैंने जो पुराण उनका अध्ययन किया, उसमें तो मैंने कुछ चीज निकाली गुरु को लेकर क्या, उस पर भजन अनुपम जलोटा जी ने उसको रिकॉर्ड किया और जिसको मैंने रिलीज नहीं किया है, मगर वो मेरा भजन मेरे पास है। मैं बहुत अच्छा भजन बनाया। अनुपम जलोटा जी ने मुझे पर्सनली उसके लिए प्रशंसा भी की और मुझसे ये परमिशन भी मांगी कि मैं इसको कहीं गा सकता हूँ, मुझे इजाजत, तो मैंने उनको राइट्स भी दिए कि आप वहीं लगे तो आप गाइए। आदमी की पहचान ना उसके यार दोस्तों से होती है। सारे बचपन के दोस्त, सारे बचपन के करीबी लोग आज भी आपके बहुत करीब हैं। रिश्तों को इतनी संजीदगी से जीने की ये जो कला है, ये आपने किससे सीखी? ये तो कुछ गॉड गिफ्ट ही है कि जो रिश्ते हैं, मैं कहता हूँ कि जो खून के रिश्ते कुछ ऐसे भी है जो कि खून के रिश्ते। एक मेरा दोस्त था जिसकी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम था इस्लाम। तो वो कहता था कि खून से बड़े रिश्ते होते हैं बनाए हुए रिश्ते। खून के रिश्ते तो हमारे पर थोपे हुए होते हैं, हमें थोप दिए जाते हैं, हमें रोके भी निभाना, हंस के भी निभाना। तो क्यों ना हम वो जो हम एक दूसरे को चुनते हैं, हम रिश्ता बनाते हैं, वो चुना हुआ रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जो खून के रिश्ते हैं वो तो ऊपर वाले ने हमें दिए। तो अगर हमारा भाई बहन या किसी से झगड़ा भी हो गया तो हमको भाई ही रहेगा, बहन बहन ही रहेगी, फादर रहेगा, मदर रहेगी, मगर वो टूट नहीं सकते। गंगा में लाठी मारने से अगर आप पानी थोड़ी अलग हो जाएगा। तो वैसे वो रिश्ते वो तो निभाने ही पड़ते हैं, हर हालत में रोके भी हंस के। जो हम एक दूसरे को चुनते हैं वो रिश्ते बहुत बड़े होते हैं, इसलिए मैंने उस चीज सीखा, वो मेरा उसके लिए पुराना स्रोत है। मौलाना ने कहा कि छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने जिस तरह उद्यमी शकील कुरैशी के घर के किचन, बाथरूम और अन्य जगहों पर सर्चिंग की और महिलाओं के साथ रवैया रहा, वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया और तानाशाही को ही प्रतिबिंबित करता है। मौलाना ने केंद्र व यूपी सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी संस्था को संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही अपना कार्य करना चाहिए, जिससे आम जनमानस में छवि और कार्यप्रणाली पर सवाल न उठ सके। लेकिन बरेली में आयकर विभाग द्वारा उद्यमी शकील कुरैशी के यहां रेड के दौरान जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया का परिचय दिया गया और छापेमारी के समय किसी को भी अंदर नहीं आने की अनुमति दी गई, वो एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। मौलाना ने आखिर में कहा कि हाजी शकील कुरैशी बरेली की शान है। वो हमेशा मुश्किल वक्त में पुलिस और प्रशासन और जनता के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। वो हिंदू व मुस्लिम में फर्क किए बगैर काम करते हैं। उनके घर पर छापेमारी से बरेली की जनता को सख्त तकलीफ पहुंची है। हैरत की बात तो यह है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों को विदेश भेजकर उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने का न्योता दे रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उद्यमियों पर छापे मारकर उन्हें डराया व धमकाया जा रहा है। मैं जल्द ही इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी से मिलकर पूरी सूरत हाल से अवगत कराऊंगा। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली से इंडिया गोल्ड न्यूज की खास रिपोर्ट। हाजी शकील कुरैशी साहब बरेली की आन बान शान हैं और वो एक उद्यमी होने के साथ साथ में सामाजिक शख्सियत हैं। आज वो मुश्किल के दौर में हैं
उन पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, खाना तलाशी की है, जबकि कोई भी ऐसी चीज़ काबिल मुश्तबा नहीं मिली जो काबिल एतराज़ हो। निहायती अफसोस के साथ में हमें यह कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत एक तरफ निवेश करने के लिए फॉरेन कंट्री के दौरे मंत्री कर रहे हैं और वहां दावत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करिए, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक नामवर उद्यमी हाजी शकील कुरैशी साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कि उनकी फैक्ट्री को, मारिया फ्रोजन फैक्ट्री को जल्द से जल्द खोला जाए और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को बंद किया जाए। इनकम टैक्स की और ईडी की इन कार्रवाइयों से आम जनता को काफी तकलीफ है, क्योंकि वो एक सामाजिक शख्सियत भी हैं। उन्होंने हमेशा मुश्किल के दौर में शासन, प्रशासन और सरकार का साथ दिया है। सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की उन्होंने अपना पैसा लगा करके, अपना सरमाया लगा करके बनवाया, और थाने, चौकियां, नारी निकेतन, इस्लामिया गर्ल्स सेंटर कॉलेज और जसोली बरेली का स्कूल को मॉडर्न बनाया। ये सारे काम उनके कारनामे हैं। उन्होंने बखूबी अपना सरमाया लगा करके, पैसा लगा करके ये तमाम चीज़ें तामीर कराई हैं जो लायक कद्र है। इनको तहसीन की और तारीफ की नज़र से देखा जाना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि उनके साथ इंसाफ हो।